नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून और आप और अली बुखारी और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। थोड़ी सी डिले के साथ माज़रत चाहता हूँ, थोड़ा सा हमारी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी। सो अगर कहीं मेरी शक्ल आपको आधी कटी हुई नज़र आ रही है टीवी के ऊपर तो वो फिर हमारे यहाँ आदिल साहब का कसूर है, जिनकी मैं गर्दन काट दूंगा आज इसके बाद। एनीवे, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं पहले अपनी अनाउंसमेंट्स के साथ। जो मैं करना चाहता हूँ, इस हफ्ते मामूल की तरह हमारी जो अपॉइंटमेंट्स होंगी, जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल होगा वो उसी तरह से होगा जो नॉर्मल होता है। ट्यूसडे कल इंशाल्लाह मिलफोर्ड ऑफिस में मुलाकात होगी लोगों से, वेंसडे को फिंचली ऑफिस में, थर्सडे को साउथ हॉल ऑफिस में और फ्राइडे को इंशाल्लाह दोबारा मैनचेस्टर में मुलाकात होगी। पिछला हफ्ता मैनचेस्टर में, फ्राइडे मैनचेस्टर में बहुत बिजी गुजरा था और काफ़ी हैरानगी मुझे इस चीज़ पे हो रही थी कि वहाँ पे लोगों का यूरोप का बहुत इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे से पूछते हैं कि जी आप यूरोप के बारे में क्या करते हैं, प्रोग्राम में सुना था आप रोमेनिया गए थे, आप बल्गेरिया गए थे, आप लाटविया गए थे, आपने ये किया, आपने वो किया, तो अब क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जहाँ तक मुझे जो सबसे कॉमन एक चीज़ नज़र आ रही है सारी क्वेश्चंस में, सबसे पहले लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि जी किसी तरह से यहीं पर रुक जाए, अगर यहाँ पे नहीं हो सकता तो चलो जी ठीक है, फिर कहीं यूरोप में निकल जाते हैं। लेकिन फिर जब आप उनको वो नाम बताओ जो उन्हें नाम पहले नहीं सुने होते तो उनको फिर मज़ा नहीं आता, फिर घूम फिर के वो वापस यूके की बात करने लग जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आई नो कि अभी कुछ ज़्यादा लोगों को महसूस नहीं होता इसके बारे में, कोई इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैं एक चीज़ कहता चलूँ, ये जो बात मैं आज कहता हूँ या जिसका मैं जिक्र करता हूँ, ये यूरोप के बारे में कि यूरोप में जो ऑप्शंस हैं वहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ आप सेटल हो सकते हैं, वहाँ आप इज़्ज़त आबरू के साथ काम कर सकते हैं और वो काम करने के बाद आपको पैसे भी अच्छे मिल सकते हैं। और अगर ये सारा कुछ चल रहा हो तो आपको वो जो एक मुश्किल ज़िंदगी जो यूके में चलती है उसको गुजारने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपको फ़ायदेमंद नज़र आएगी जैसे जैसे और कोई और चेंजेस आती हैं यहाँ पे। यूके में हमेशा की तरह वही मेरा मौक़िफ़ यही है कि यहाँ पे सख्त से सख्त कानून को इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को डिस्करेज किया जाए कि वो यहाँ पर आएँ। उसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल आ नहीं सकते यहाँ पे, लेकिन ऑब्वियसली मुश्किल बनाया जा रहा है और कुछ कैटेगरीज़ के लिए ज़्यादा आसानी होगी, कुछ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। अभी जो हम केसेस देख रहे हैं, जो कोर्ट से फैसले आ रहे हैं, ये जो होम ऑफिस के फैसले आ रहे हैं, ये जो हाई कोर्ट से भी फैसले आ रहे हैं, वो सारे नज़र आता है कि जजेस भी अब एक कश्मकश में हैं कि किस तरफ जाया जाए, कि क्या वो वाकई जो ह्यूमन राइट्स के अंदर समझते हैं बात सही उसकी तरफ जाएं या उनको जाना पड़ेगा होम सेक्रेटरी की तरफ, जो होम सेक्रेटरी कहता है कि नहीं जी ये ह्यूमन राइट्स है, आप उसके ऊपर फैसला करें। सो दोनों चीज़ों को देखते हुए काफ़ी एक वो कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आते हैं, जो कि हमें केसेस को भी देख के नज़र आता है। बट एनीवे, इसके ऊपर बातचीत चलती रहती है। आपको मालूम है मेरा मौक़िफ़ क्या है इसके ऊपर। मैं हमेशा होम ऑफिस के साथ लड़ाई झगड़ा इसलिए मोल लिए रखता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि वो आपको फेयर ट्रीट करते हैं। जब वो आपको फेयर ट्रीट करें, ज़रूर मैं आपके साथ हूँ उसके अंदर, मैं होम ऑफिस के साथ हूँ कि वो अगर सही तरह से फैसला करते हैं। अब आज एक क्लाइंट से बात हो रही थी, उनको किसी वकील के पास से वो आए। अब कमाल की चीज़ है, वालिद साहब आए हैं पाकिस्तान से, ठीक है, वालिद साहब की उम्र तकरीबन 70 साल है, वो आए हैं यहाँ पे, बेटा उनका यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल है। अब वो कहते हैं कि जी हमारा कुछ हो जाए यहाँ पे, वालिद साहब का कोई स्टेटस हो जाए। अब वकील साहब ने उठा के ज़िम्ब्रानो की एप्लीकेशन डाल दी। अब ज़िम्ब्रानो ये कहता है कि एक ब्रिटिश नेशनल आपके ऊपर इतना डिपेंडेंट है कि अगर आप उसको छोड़ के यहाँ से जाते हैं तो उस ब्रिटिश नेशनल को यूके छोड़ के जाना पड़ेगा। अब वकील साहब ने क्या किया, जो वालिद साहब पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो 70 साल के हैं, जिनको सारी हेल्प की ज़रूरत है, उनके लिए ज़िम्ब्रानो का एप्लीकेंट बना के एप्लीकेशन डाल दी। और जो बेटा उनका, जो कि बिल्कुल माशाल्लाह फिट और सेहतमंद है, उसको, जो ब्रिटिश नेशनल है, उसको बीच में स्पॉन्सर बनाया हुआ। सो होम ऑफिस का आगे से जो लेटर आ रहा है, अब उसके अंदर वो कहते हैं कि जी आप क्या मांग रहे हैं हमसे। ज़िम्ब्रानो तो ये कहता है कि आप डिपेंडेंट नहीं, आप किसी डिपेंडेंट का ख्याल रखते हैं, तब आप एप्लीकेंट बनते हैं उसके अंदर। इस एप्लीकेशन में तो आप खुद कह रहे हैं कि ब्रिटिश नेशनल बंदा बिल्कुल ठीक है, जो ब्रिटिश नेशनल नहीं है उसको हेल्प की जरूरत है, तो ये ज़िम्ब्रानो में तो नहीं आता। अब यहां पे बंदा सोचे कि बिल्कुल माथा पकड़ के बैठ जाए कि यार ये क्या चीज की है इन्होंने। लेकिन कमाल की चीज ये कि वकला हजरात ने उसके आगे अपील भी दायर की है कि नहीं हम अपील में जाएंगे इसके ऊपर लड़ने के लिए। कमाल की बात यह है। अब हाँ, ऐसी सिचुएशन है, मैं होम ऑफिस के साथ हूं कि भाई आप उनसे जो मांग रहे हो वो आपको दे ही नहीं सकते, आपने केस ही गलत डाला है और आप लड़ ही गलत बात के ऊपर रहे हैं। लेकिन
क्या मसला है लोगों को नहीं पता, लोगों को इन चीज़ों का इंफॉर्मेशन नहीं है। सो जब उनको इंफॉर्मेशन नहीं होती तो वो बेचारे सफ़र करते हैं उसके ऊपर। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं जो वो वकीलों की बात करता हूं कि जी वकील आपका आपके साथ होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता कि जी एक बंदा ही हो जो सारा काम करे। मेरे अपने दफ्तर में ये चीज़ होती है कि मैं हर काम खुद नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। हमारे माशाल्लाह 4 ऑफिसेज हैं। अब मैं मैनचेस्टर भी जाता हूँ, मैं साउथ हॉल भी जाता हूँ, मैं एल्फ्रेड भी जाता हूँ, मैं फिचली में भी होता हूँ। एक जगह बैठ के आप एक ही काम कर सकते हो। और जब आपकी टीम एक अच्छी बन जाती है, आपकी एक स्ट्रक्चर अच्छा बन जाता है, तब आप उस स्ट्रक्चर को सही तरह सुपरवाइज कर सकते हो, तब काम सही चलता है। सो जो स्ट्रक्चर अगर बना हुआ है, अगर आपको नजर आता है कि एक फर्म में सही लोग काम कर रहे हैं, आपके केस को सही तरह हैंडल कर रहे हैं, तो फिर उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जहां पे आपको नजर आ रहा है कि जी केस को डाला ही गलत है, तो आपको जरूर उस चीज के बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो बात एक ज्यादती में आ जाती है। जी मेरा ख्याल अब फ़ोन कॉल्स की तरफ चलते हैं। हमारे प्रोग्राम का आगाज़ वैसे ही आज लेट हुआ था, सो कोशिश करते हैं अपनी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स दें। जी पहले कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बुहारी भाई। जनाब वालेकुम सलाम। भाई 4-6 महीने से मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा फोन ही नहीं मिलता है आपके सर जी साथ। आपको पता आज है बड़ी इंटरनेट मुश्किल से नाम की बला क्या होती है? अच्छा, तो भाई मेरा सवाल इस तरह से है, कुछ मैं 2007 में इधर आया था अच्छा। एज अ विजिटर, और 2013 में मैंने शादी की थी एक पोलिश नेशनल से। ठीक। एंड वो क्योंकि इस्लामी शादी की थी, जब मैं शादी रजिस्टर कराने गया था स्कॉटलैंड के अंदर, क्योंकि मेरा पासपोर्ट एक्सपायर था, उन्होंने मुझे जो अरेस्ट कर लिया था, वो बोलते हैं कि जेन्युइन रिलेशन नहीं है ये। ठीक। और उन्होंने मेरी जो पार्टनर थी उसको भी रिमूवल ऑर्डर जारी कर दिए थे। उसने बोला है कि ये रिलेशन जेन्युइन नहीं है, हम आपको भी 14 दिन के अंदर अंदर, उन्होंने अपील का राइट भी दिया था उसको। ठीक। अभी मेरा केस चल रहा था होम ऑफिस के अंदर, क्योंकि मैंने पहले से एप्लीकेशन की हुई थी। वो उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगाया था कि आपकी डिलीवरी रिलेशन नहीं है जी। और मेरी 2 बार उन्होंने क्योंकि कोर्ट में डिसीजन की थी, पता नहीं किस वजह से की थी। अभी लास्ट 3 वीक पहले मुझे उन्होंने मेरी हियरिंग हुई है, अभी तक मुझे ये पूछना है कि अभी मेरी हियरिंग हुई है, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने बोला था कि 2 वीक के अंदर अंदर हम फर्स्ट टाइम ट्रिब्यूनल में था, उन्होंने बोला कि 2 वीक के अंदर अंदर हम आपको डिसीजन दे देंगे। प्लीज मुझे ये पूछना है कि कैसा ये आप क्या समझते हैं, किस तरह का रिजल्ट आ सकता है? आप मुझे ये बताइए, आपकी वाइफ गई थी कोर्ट में आपके साथ? जी दोनों गए थे, हम दोनों से उन्होंने सवाल पूछे थे। अच्छा। और सेम सवाल हुए थे, और जो होम ऑफिस का वो आर्मी था, वो मुझसे वो एक ही बात पे अटका हुआ था। वो बोलता था कि ये जो आपका निकाहनामा है, इसके ऊपर ड्रेस आप बोलते हो कि मैं दूसरे ड्रेस पे रह रहा था, ये ड्रेस दूसरा है, क्योंकि मैं बताता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। निकाहनामे के ऊपर मेरा ड्रेस लिखा हुआ है, ये मेरे ब्रदर का है। अच्छा चले मेरी बात अब गौर से सुनिए। देखिए आपके केस में कोर्ट में क्या हुआ, एग्जैक्ट क्या दलीलें पेश की गई, आपने क्या कहा, होम ऑफिस ने क्या कहा, जज ने क्या सुना, क्या एविडेंस रिकॉर्ड किया गया, क्या आपके बंडल्स में लिख के भेजा गया, क्या रिफ्यूजल लेटर कह रहा था, क्या आपके ग्राउंड्स ऑफ अपील कह रहे थे, मेरे सामने वो कोई चीज़ नहीं है। जब तक वो सब कुछ सामने ना हो, मैं आपके केस के मेरिट्स के बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता। दूसरी चीज़, इस प्रोग्राम में मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि प्लीज़ यहाँ पे मुझसे एक जनरल इन्फॉर्मेशन पूछ लिया करें। जब आप मुझसे कहेंगे ना कि मुझे बिल्कुल स्पेसिफिक मेरे केस के बारे में बताओ, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जनरल आपके केस के बारे में क्या चीज़ है? आपने 2007 में शादी की, 2007 में आप यहाँ पर आए, 2013 में आपने शादी की जाके। अब आपकी जो ये सारी एप्लीकेशन थी और जो सारा कुछ चला है, अगर इस वक्त जज को इस बात का यकीन आ जाता है कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है, तो आपको स्टेटस मिल जाएगा। इसमें देखिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। इस वक्त आपकी वाइफ ने शो करना है कि वो ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही हैं, यानी वो काम कर रही हैं, या फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, या वो एम्प्लॉयड है या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या वो टीचर हैं, टीचर कह रहा हूँ, कमाल होगी, क्या दिमाग में मेरी चीज़ आ रही, या वो एज अ स्टूडेंट चल रही हैं। मेरे दिमाग में वो स्टूडेंट वाला आ रहा था तो मैं टीचर बोल दिया। एज ए स्टूडेंट चल रही हैं और साथ उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, या वो आप दिखाते हैं कि जी उनके पास इतना अपना पैसा है कि वो इंडिपेंडेंट मीन्स के ऊपर भी चल सकती हैं, या वो कोई बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करके बैठी हैं और पिछले 2 साल से ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे गुजारा है। ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करने का पॉइंट प्रूव होता है। सबसे पहला पॉइंट ये प्रूव करना है किसी भी सिचुएशन में आने के लिए कि वो ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही हैं। उसका मतलब ये हुआ कि वो क्वालिफाइड पर्सन बन जाती हैं। अब जब वो क्वालिफाइड पर्सन बनती हैं, तब वो आपके स्टेटस को लेकर चल सकती हैं। अब दूसरी बात आती है कि जी आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है कि नहीं। अब रिलेशनशिप जेन्युइन होना, रिलेशनशिप वैलिड होना, 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। वैलिड होने का मतलब है, अगर आप कह रहे हैं कि जी हमारी शादी हो चुकी है, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जो इस मुल्क के कानून के अंदर एक्सेप्टेड हो। अगर वो नहीं हुआ हुआ और आप सिर्फ उनको एक निकाहनामा दिखाते हैं, तो आपकी शादी को नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी शादी
है ही नहीं, उसके यूके कानून के मुताबिक वो शादी नहीं हुई हुई। सो ये आपके लिए इशू आ सकता है। दूसरी बात, आप जब बात करते हैं कि हमारी कोहैबिटेशन को कितना टाइम हो गया, अब 2013 में आपने बताया शादी हुई, आपने ये नहीं बताया कि आप लोग इकट्ठे कब से रह रहे हैं। अगर आपको 2 साल से ज़्यादा इकट्ठे रहते हुए हो गए हैं और जब आप शादी के लिए गए थे वहाँ पकड़ लिया उन्होंने, जो भी मसले मसाइल हुए, अगर आपको 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उस चीज़ को कि जिसमें आप एविडेंस दिखा सकें कि आप इकट्ठे रहते रहे हैं, तो उसकी बेसिस पे भी आपका काम हो सकता है, बिकॉज फिर आपको अनमैरिड पार्टनर्स के तौर पे लॉ एक्सेप्ट कर सकता है। अब अगर आपको अनमैरिड पार्टनर्स मान लिया जाए या आपको हस्बैंड एंड वाइफ मान लिया जाए, जिस तरह से भी देखा जाए, अगर वो चीज़ कानून में मानी जाती है, वाइफ ने आपकी प्रूफ कर दिया कि वो ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपने दिखा दिया कि आगे भी आपका इकट्ठे रहने का इरादा है और इकट्ठे रहने का प्लान है और जेन्युइन सबसिस्टिंग रिलेशनशिप है, तो आपका काम हो जाएगा। सिर्फ जो आप मुझे अभी पूछ रहे ना कि जी क्या बनेगा इसके ऊपर, अब वकील होम ऑफिस का पूछ रहा था, वो बार बार कह रहा था कि जी एड्रेस डिफरेंट है, आपका एड्रेस डिफरेंट है। अब उससे क्या नजर आता है, अगर वो ये कहता है कि जी एड्रेस आपने कोई और बताया था, शक क्या निकलता है कि आपने निकाह करते वक्त जो एड्रेस बताया होगा वो अपना सही एड्रेस बताया होगा। अब जब आप एप्लीकेशन करते हैं उसमें आपको कह देना चाहिए था, देखते हुए कि आपके निकाहनामे में एड्रेस गलत लिखा हुआ है या डिफरेंट लिखा हुआ है, तो आपको उसको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी ना, ताकि अब जब आप उसको अपनी स्टेटमेंट के अंदर लेकर आते और जज के सामने प्रेजेंट करते तो जज उसको एक्सेप्ट कर सकता था। ठीक है जी। अभी मैं ये नहीं कहता कि आपको रिजेक्ट कर देंगे, अगर ये सारी चीजें जो मैंने बताई अगर वो प्रूव होती हैं तो आपका केस एक्सेप्ट हो सकता है। आपका एड्रेस दूसरा होते हुए भी अगर आप उसकी एक्सप्लेनेशन ये दे रहे कि मेरे भाई का एड्रेस था, तो जज उसको भी एक्सेप्ट कर सकता है, प्रोवाइडेड जज ये देखे कि बाकी सब कुछ जो आप कह रहे हैं वो सब कुछ सही है। अगर वो सब कुछ सही है, दोनों का रिलेशनशिप जेन्युइन लगता है, दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए जजते हैं, नजर आता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि जेन्युइन रिलेशनशिप, तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। ओके, अदरवाइज वो आपको रिफ्यूज कर देंगे और फिर आपको दूसरे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। उन ऑप्शंस के लिए अगर मेरे पास आना चाहें तो जरूर आ जाएगा, यूरोप के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग ऑप्शंस निकल सकते हैं। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। भाई। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपने नेट की बात की है, नेट बुला है कि नहीं है? सम टाइम ऐसा होता है वो बुला भी किसी टाइम वो सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं उसके। लास्ट टाइम मैंने आपको कॉल की थी तो आपका मैं जवाब, आपके जो कीमती लफ्ज है ना उसका मैं आंसर नहीं सुन सका, तो प्लीज काइंडली मुझे आज जवाब रिपीट कर दीजिए। सर जी रिपीट ना कराइए मेरे से, आप कहीं यूट्यूब पे देख लीजिएगा, वो उस पे वेबसाइट पे भी डाल देंगे। अच्छा खैर चलें, बताइए सवाल जल्दी से बताइए, मैं आपको शॉर्टर वर्जन बता देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। छोटे से 2-3 सवाल हैं। लीव टू रिमेन मुझे मिली थी मेरी बेटी के बिहाव पे। सो वाइफ जो मेरी है वो ब्रिटिश, इंग्लिश ब्रिटिश है, और जैसा कि वो हमने भी ना वो इस्लामिक शादी की थी, हम रजिस्टर नहीं हुए थे, रिफ्यूज हो गया था केस मेरा, तो उन्होंने भी ये ऑब्जेक्शन लगाया था कि आपने शादी नहीं की। ठीक, तो स्टेटस तो मुझे दे दिया उन्होंने अभी लास्ट 2 मंथ्स अगो। ठीक, तो अभी ये बुखारी भाई ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी आया मैं रजिस्टर कर सकता हूँ या वो फिर नतीजे कर तो सकता हूँ, लेकिन उसका फायदा है ठीक कि जब मैं अपनी दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करवाऊंगा तो वो उसका। और दूसरा सवाल ये है कि एक मुझे इसका डिफरेंस बता दें, लीव टू रिमेन एंड लिमिटेड लीव टू रिमेन। ओके, तो आया मुझे अब जो एक्सटेंशन होगी, क्योंकि ये जो मुझे दिया उन्होंने बायोमेट्रिक कार्ड ये 2.5 साल का दिया है जी, तो जो नेक्स्ट मुझे 5 साल के वो रूट पे होंगे या 10 साल के डिस्क्रिप्शन लीव पे जाना पड़ेगा? ये 2 सवाल है बस। ओके, और तीसरा एक आखिरी सवाल है जी। जो वाइफ है मेरी सर वो डिसेबिलिटी अलाउंस भी ले रही है, बेनिफिट्स ले रही है, और काउंसिल का घर भी अप्लाई किया था कि आया काउंसिल का घर हम ले सकते हैं? मेरी उसमें एप्लीकेशन में कोई इफेक्ट पड़ सकता है? ओके, बस ये 3 सवाल है। ओके जी, बस ये 3 सवाल आपके काफ़ी, इसमें आपने एरिया इनकम्पस कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ, बिकॉज आपके तीनों सवाल अच्छे सवाल हैं जो बाकी सुनने वालों को भी बहुत फ़ायदा देंगे। आपने शादी आपने निकाह किया, यानी उसको कानून के अंदर, यूके लॉ के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको इकट्ठे रहते हुए इतना टाइम हो गया कि होम ऑफिस ने एक्सेप्ट किया कि आपकी बच्ची भी है यहाँ पे, आपका रिलेशनशिप भी है, आपका सारा कुछ ठीक है, उसकी बेसिस पे उन्होंने आपको स्टेटस दे दिया। अब अगर आप ओवरस्टेयर थे, इलीगल थे, कुछ भी था, या आपकी इनकम रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती थी, तो आपको हमेशा 2.5 साल की जो लीव मिलती है वो 10 साल के रूट पे डालने के लिए मिलती है। सो एक सवाल का जवाब आपका ये हो गया कि जो आपको लीव दी गई है ये 5 इयर्स के रूट पे है कि 10 इयर्स के रूट पे, या आपको 10 साल के रूट पे डाला गया है। क्यों? बिकॉज आपके पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो पूरे करने वाले थे इस एप्लीकेशन के, आप उनको भी पूरा नहीं करते थे। ठीक है जी, एक तो ये आपका जवाब हो गया। दूसरा आपने सवाल पूछा कि जी रजिस्ट्रेशन करने का कोई फायदा है कि नहीं। रजिस्ट्रेशन में ये याद रखिए,
अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपने कानून के मुताबिक, यूके लॉ के मुताबिक एक रिकग्नाइज्ड मैरिज कर ली। अब रिकग्नाइज्ड मैरिज करने के बाद आप नेक्स्ट चीज क्या कर सकते हैं? अभी आपको मैंने बताया कि आपको उन्होंने जो 2.5 साल की लीव दी है वो आपको उन्होंने 10 साल के रूट पर डाला है। सो अगर तो आप खुश हैं इस चीज से कि जी मैं 10 साल इंतजार करूंगा और फिर इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करूंगा, तो ठीक है, कोई फायदा नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं मैं 10 साल इंतजार नहीं करना चाहता, अच्छा ना हो कि मुझे 5 साल में इंडेफिनिट लीव मिल जाए, तो फिर मैं आपको ये कहता हूं कि आपको लीव टू रिमेन अब मिल गई है। 2.5 साल की लीव आपके पास है। आपकी रजिस्ट्रेशन अगर हो जाती है, वाइफ आपकी काम कर नहीं सकती क्योंकि वो डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रही हैं या डिसेबिलिटी बेनिफिट्स के ऊपर हैं। सो वो एग्जेम्प्ट हैं आपकी 18,600 की इनकम दिखाने से। सो अगर उनकी जो मिनिमम इनकम आ रही है वो एडिक्वेट इनकम बन जाती है, तो उसकी बेस पे आप वापस जाके पाकिस्तान से वापस अपने मुल्क जाके वहां से आप एंट्री क्लियरेंस अप्लाई कर सकते हैं स्पाउस वीजा के लिए। वहां पे सिर्फ आपको अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करना पड़ेगा, इनकम से आपको एग्जेम्पशन मिल रही है, स्टेटस आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। सो आप वहां से अप्लाई करते हैं। अगर तो उन्होंने आपको फॉरेन स्टेटस दे दिया तो ये आपको 2.5 साल की लीव दोबारा मिल जाएगी। लेकिन वो जो 2.5 साल की लीव आपको मिलेगी उस पर फिर आप 5 साल के रूट पे होंगे। सो जब आप वापस आते हैं तो 2.5 साल गुजरने के बाद आप एक एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे और एक और 2.5 साल गुजरने के बाद 5 साल की बेस पे आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी सूरत देख लेते हैं। अगर आपने अप्लाई किया वहां जाकर और आपको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं जी हम नहीं मानते, कोई ये मसला कोई वो मसला, कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, क्योंकि आप अपील करके अपने पासपोर्ट के ऊपर फिर भी वहां से निकल सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लीव टू रिमेन मिल चुकी है। सो आप वापस यूके आ जाते हैं, यहां रहते हुए अपनी वाइफ के साथ, अपनी बच्ची के साथ आप रहते हुए अपनी अपील फाइट कर सकते हैं। उसका आपको यह फायदा होता है कि आपने वहां से अप्लाई भी कर लिया। अगर कल को आपका अपील के अंदर मामला हो गया, रिजॉल्व हो गया, तो आपको 5 साल की रूट के ऊपर डाल दिया जाएगा। अगर रिजॉल्व नहीं होता तो 2.5 साल की लीव आपके पास है ऑलरेडी, आपने एक तीर से 2 शिकार कर लिए। समझ आई सर? ये उसका फायदा है रजिस्ट्रेशन करने का। तीसरा आपने सवाल पूछा कि जी लिमिटेड लीव टू रिमेन में और लीव टू रिमेन में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। लीव टू रिमेन मींस, रिमेन का मतलब रहना, लीव टू रिमेन यानी रहने की इजाजत। सो अगर आपके पास लीव टू रिमेन मौजूद है तो वो 2 तरह की हो सकती है, या वो लिमिटेड हो सकती है या वो इंडेफिनिट हो सकती है। इनडेफिनिट का मतलब ये कि वो डिफाइंड नहीं है, यानी उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। दैट मीन्स कि वो इंडेफिनिट है, वो हमेशा के लिए आपको इंडेफिनिटली दे दी गई है। दूसरी चीज होती है लिमिटेड लीव टू रिमेन। लिमिटेड का मतलब होता है लिमिटेड बाय टाइम, यानी उसको एक टाइम के अंदर एक मुख्तसर वक्त का आपको एक मौका दिया गया है कि इस टाइम के लिए आपके पास ये लीव मिलेगी, आपको इस टाइम के लिए आपको स्टेटस मिलेगा। अब आपको उन्होंने 30 मंथ्स की लिमिटेड लीव टू रिमेन दी होगी, यानी लीव टू रिमेन तो इंडेफिनिट की भी होती है, दूसरी भी होती है। लीव टू रिमेन इज सिंपली आपका स्टेटस। ठीक जी, अब स्टेटस या तो आपका इंडेफिनिट होगा या लिमिटेड होगा। इंडेफिनिट का मतलब कि कोई लिमिट नहीं है उसके ऊपर, और जो दूसरा है उसका मतलब ये कि उसके ऊपर उन्होंने एक लिमिट लगाई हुई है। सो आपकी लिमिट 30 मंथ्स की है। ये आपका तीसरा सवाल भी हो गया जी। अब आखिरी चीज आपने पूछी थी कि अगर आप कोई काउंसिल से घर शर लेना चाहते हैं तो कोई मसला तो नहीं है, आप ले सकते हैं, क्योंकि आपकी वाइफ ने लेना है, आपने नहीं लेना। आपकी वाइफ और आपके बच्चे ने वहां पे रहना है, और अगर आप भी साथ रह रहे हैं और ये उतनी ही जगह है जितनी आपकी और आपकी वाइफ के, आपकी और आपकी बच्ची के लिए आपकी बच्ची के लिए और वाइफ के लिए रिक्वायर्ड है, अगर उतनी ही जगह है देन दैट्स फाइन, फिर कोई मसला नहीं। आपके लिए उन्होंने कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं लेनी, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं अप्लाई करने। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलराइट सर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैंने जितनी डिटेल में कोशिश कर सकता था मैंने कर दी है। नाज़रीन, अब हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं। मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तौणक महजद मूते सुटदी ਏ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟਦੀ ਏ ਹੋ ਤੇਰੀ ਝਾਂਜਰ ਦਾ ਹੈ ਸ਼ੋਰ ਕੁੜੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਚੜਦੀ ਲੋੜ ਕੁੜੇ ਤੁਰੀ ਲੱਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰੋੜ ਕੁੜੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰੋੜ ਕੁੜੇ ਗਈ ਦਿਲ ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਡੰਗ ਸੋਹਣੀਏ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ 2014, where the ruler of the year is Moon. 9 planets, 12 signs, 27 constellations. What all these going to bring for you? What kind of harmony, happiness and prosperity level will you be able to achieve? What does 2014 say about you?
If these are your questions, then keep on watching Jyotish Shastra with Prakash. बदकिस्मती के जागने से पहले जगाएं आप अपनी किस्मत। समय का काल चक्कर जो बदल दे आपकी जिंदगी। ज्योतिष शास्त्र भविष्यवाणी नहीं करते, बल्कि ग्रह खुद बोलते हैं। राजयोग जो बना दे आपको राजा, काल सर्प जो बांध दे आपका मुकद्दर। एक ऐसा मशवरा जो बदल दे आपकी जिंदगी। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो भाग लीजिए मेरे साथ ज्योतिष शास्त्र में। Elegant and impeccable, superlatively splendid stones cut and polished to perfection. We offer some of the finest gems in the world. Bespoke rings and pendants with precious stones, bands without joints, computer-aided tailor-made solutions and bespoke designs. Enjoy total satisfaction through our certification and valuation services. Prakash Gem Merchant and Jewellery. Discover the difference.